प्रोटेस्ट की असली वजह क्या है? शेख हसीना ने बांग्लादेश क्यों छोड़ा? बांग्लादेश में शासन किसका है? भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की इकोनॉमी पे इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? 1947 भारत के पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बने। जस्ट 2 साल बाद ही अवामी लीग की स्थापना हुई, जिस लीग का एक ही उद्देश्य था कि ईस्ट पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना। और यहीं से 1970 में अवामी लीग को लीड करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में भारी बहुमत हासिल किया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान सरकार ने इन रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के इस डिसीजन के बाद दंगे भड़क उठे। इसी बीच जोर शोर से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करने के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। इसी के चलते इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिसके चलते जैसे तैसे भी 1970 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को अलग कर दिया गया। यहीं से अवामी लीग पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बनने लगी। तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने 1996 से इस पार्टी को लीड किया। इसी के चलते 1996 से जुलाई 2009 तक ठीक ठाक कार्यकाल पूरा भी किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी की तरह शेख हसीना बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रही थी। जनवरी 2009 में शेख हसीना दोबारा सरकार में आई। यहाँ तक भी उन्होंने अपना कार्यकाल ठीक ठाक चलाया, लेकिन जो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने फ्रीडम फाइटर को मान्यता देने के लिए नौकरी कोटा सिस्टम शुरू की। यहीं से इस कोटे को रद्द करने की मांग उठने लगी और यहीं से स्टूडेंट ने कहा कि संविधान में पहचाने के पिछड़े लोगों के कुल रिजर्वेशन का 5% तक सीमित करने और इस बदलाव को इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पारित करने की मांग की। अप्रैल 2018 में स्टूडेंट और टीचरों ने टोटल आरक्षण को घटाकर 10% करने की मांग की और इसी के साथ एक 4 मंथ लॉन्ग प्रोटेस्ट भी किया, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट की पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी हुई। लेकिन ये प्रोटेस्ट दिनों दिन और भी बढ़ने लगा और इसी रिजर्वेशन को लेकर इंटरनेशनल भी प्रोटेस्ट होने लगे। ये सब देखते हुए शेख हसीना ने रिजर्वेशन हटाने की घोषणा कर दी। लेकिन जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया और 1971 के दिग्गजों को रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर करने के बाद इस कोटे को वापस शुरू कर दिया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद जस्ट हजारों स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया वापस। एक तरह से ये स्टूडेंट के साथ धोखा हो रहा था और देखते देखते स्टूडेंट का शेख हसीना से भरोसा उठने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को रोक दिया और 21 जुलाई को इस फैसले की सुनवाई की। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद भी प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुक रहा था। इसके चलते सरकार ने स्टूडेंट को रजाकार बुलाना शुरू कर दिया। ये रजाकार असल में वही लोग थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और उनको देशद्रोही का भी टाइटल दे दिया गया। अगले ही दिन स्टूडेंट ने उल्टा नारा लगाना शुरू कर दिया कि हाँ, हम हैं रजाकार। 15 जुलाई को स्टूडेंट पर हमले शुरू हो गए। स्टूडेंट का तो यहाँ तक कहना था कि इसमें अवामी लीग ने अपने गुंडों को भी शामिल किया। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया। स्टूडेंट पर गोलियां दागी गई। इसके चलते कई लोगों की मौत हुई। ऑफिशियल 200-300 है, लेकिन अनऑफिशियल स्टूडेंट ने बताया कि ये लगभग आंकड़ा 1000 तक है। इन सब को देखते हुए शेख हसीना ने पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद करवा दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर शेख हसीना ने 30% कोटे को विड्रॉ करने का फैसला भी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फाइनली कोटे को हटा दिया गया। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ रुकने वाले नहीं थे। स्टूडेंट नारा देने लगे कि शेख हसीना इस्तीफ़ा दें और माफ़ी मांगे, लेकिन शेख हसीना अब इससे भी बर्बरतापूर्ण हमले करने लगी। इसमें साफ तौर पर अवामी लीग के गुंडों को भी शामिल किए और उन्होंने स्टूडेंट फायरिंग भी शुरू की। एक ही दिन में 100 लोगों की मौत हो गई। इन सब को देखकर स्टूडेंट और आक्रोश में आए। ढाका पीएम हाउस को घेरने का इरादा किया और इसी समय आर्मी चीफ ने कहा कि अब बांग्लादेश आर्मी स्टूडेंट पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन आर्मी ने पीएम हाउस पर घेराबंदी बढ़ा दी। लोगों का गुस्सा और माहौल को देखते हुए शेख हसीना ने 5 अगस्त पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के चलते अंतिम स्पीच भी वो नहीं दे पाई और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के बाहर आना पड़ा। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद जनरल बुकार उस जमान
ऐलान किया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश की दूसरी नेशनल पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1978 में की गई। इसकी स्थापना बांग्लादेश राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा की थी, जिसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन खालिदा जिया हैं। अगर बांग्लादेश में हालात सुधरने के बाद इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने का ज़्यादा चांस इन्हीं का ही होगा। IMF का डेटा बताता है 2019 में बांग्लादेश जीडीपी ग्रोथ 7.9% थी, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। साल 2020 में कोरोना पीक पर था, तब भी बांग्लादेश की जीडीपी में 3.4% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की थी। बांग्लादेश सरकार ने हालिया बजट में जीडीपी ग्रोथ को 6.75% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। बांग्लादेश की तरक्की का फ़ायदा वहाँ की आवाम को मिला। इसने 2050 में पर कैपिटा इनकम के मामले में उस पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया जिससे अलग हुआ था। साल 2020 में बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत के करीब पहुंचा, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बांग्लादेश के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है और इसी के चलते बांग्लादेश को गरीबी के खिलाफ जंग में भी सफलता मिली। साल 2000 में बांग्लादेश में गरीबी का स्तर 48.9% था, लेकिन शेख हसीना सरकार की नीतियों से यह 2016 तक घटकर 24.3% पर आ गया। इतना कुछ होने के बाद इन आंकड़ों में कई चेंजेज आएंगे, जिसके कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए तो मंदी आ सकती है। भारत में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर पर फोर्सेस बढ़ाई गई थी, लेकिन भारत के व्यापारिक रिलेशन बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छे हैं। हालातों के चलते इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि भारत के रिलेशन शेख हसीना के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन बीएनपी अगर सरकार में आती है तो इसके साथ इतने अच्छे नहीं, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट ज़्यादा करती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।